नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पावर ऑफ हिंदी विद खुशबू मिश्रा। आज हम फिर लेकर के आए एक नया टॉपिक जिसका नाम है ध्वनि। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। तो ध्वनि जो होती है, ध्वनि शब्दों की आधारशिला है जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। अ, आ, ई आदि जब मनुष्य वागेंद्र द्वारा व्यक्त होते हैं तब ये ध्वनियाँ कहलाती हैं। इनके लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। जब इन चीज़ों को, ध्वनियों को हम लिखित रूप में लिख देते हैं तो उन्हें वर्ड कहते हैं। अब ध्वनि को आपको विस्तार से समझाते हैं। देखिए, अंग्रेजी के इंच और हिंदी के इंच में ध्वनिगत भेद नहीं है, क्योंकि दोनों भाषाओं में अंग्रेजी का जो इंच है और जो हिंदी का इंच है, INCH, इंच और इंच, इन दोनों के उच्चारण में जो है ध्वनिगत भेद नहीं है, क्योंकि दोनों भाषाओं में एक ही तरह की ध्वनियाँ हैं। लेकिन लिखने में दोनों की ध्वनियों का जो है चिन्ह एक दूसरे से अलग है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें ध्वनि भेद तो नहीं है, पर वर्ड भेद अवश्य है। ध्वनि बोलने और सुनने में आती है, लेकिन वर्ड जो होता है वो लिखने, पढ़ने और देखने में आता है। इसलिए लघुत्तम वाक ध्वनि को वर्ड कहते हैं। वर्ड किसे कहते हैं? लघुत्तम वाक ध्वनि को वर्ड कहते हैं। और वर्ड की परिभाषा क्या है? वर्ड को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। वर्ड को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। वर्ड उस मूल ध्वनि को भी कहते हैं जिसका खंड ना हो, जैसे अ, ई, व, च, क आदि। अ, ई, व, च, क आदि, इन सब का खंडन नहीं हो सकता। वर्ड का स्वरूप क्या है, आइए जानते हैं। वर्ड वह छोटी सी छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। आइए जानते हैं विस्तार से वर्ड का स्वरूप क्या है, आपको समझाते हैं। देखिए, वर्ड जो है उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन नहीं होता है, जिसका खंडन आप नहीं कर सकते हैं। जैसे पानी शब्द की दो ध्वनियां हैं। पानी शब्द की दो ध्वनियां हैं, पा और नी। इसके भी चार खंड है, इसके भी चार खंड है। कैसे है? प, इसके बाद आ, इसके बाद न, इसके बाद ई। ठीक है, तो इन चार ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए ये मूल ध्वनियां वर्ड या अक्षर हैं। संक्षेप में वर्ड वह छोटी सी छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ड हमारी उच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। इन्हीं इकाइयों को मिलाकर शब्द समूह और वाक्यों की रचना होती है। वर्ड और उच्चारण जो होता है, इन दोनों का बड़ा गहरा संबंध है, एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अतः हिंदी में कितने वर्ड होते हैं? टोटल 52, 52 वर्ड। हिंदी में जो मूल वर्ड होते हैं वो 52 होते हैं, और भाषा और वाणी की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? वर्ड होती है। आगे बात करते हैं वर्णमाला के बारे में। तो वर्णमाला जो होता है वो हिंदी वर्डों के उच्चारण समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। वर्डों के जो उच्चारण समूह हैं उनको वर्णमाला बोलते हैं। और जो हिंदी में मूल स्वर होते हैं, हिंदी में जो स्वर होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 11। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन टोटल 11 स्वर कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अ। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11। और कौन कौन से स्वर के अंतर्गत आता है? तो इसमें से ये 11 स्वर हैं। व्यंजन देखिए, तो व्यंजन जो होता है वो हिंदी में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग ऐसे करके बटा हुआ है। परीक्षा में पूछा भी जाता है क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, च वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या है, उसमें व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, तो सबको मैंने इसमें कवर किया है। तो आइए देखते हैं। क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ड़। और त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। और अंतस्थ व्यंजन के अंदर आता है अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण, अनुस्वार, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है य, र, ल, व।
ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है स ह। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है छ त्र ज्ञ स्र। द्विगुण के अंतर्गत आता है ढ ड ढ। और विसर्ग और अनुस्वार, विसर्ग और अनुस्वार का चिन्ह जो है ये है, अनुस्वार एक बिंदी, विसर्ग में 2 बिंदी। उच्चारण के 2 प्रमुख तत्व होते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन में जो स्वर वर्ण होते हैं वो 11 होते हैं। तो स्वर का वर्गीकरण आइए देख लेते हैं। तो स्वर का वर्गीकरण जो है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर कहते हैं अ ई उ और री को। अ ई उ और री को वे मूल या ह्रस्व स्वर ये एकमात्रिक कहलाते हैं। वे स्वर मूल या ह्रस्व या एकमात्रिक कहलाते हैं। ये स्वर अ ई उ री वे स्वर मूल या ह्रस्व या एकमात्रिक कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वर से नहीं होती है, जैसे अ ई उ री। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? आ ई उ ए ओ ये सब दीर्घ स्वर हैं। जैसे किसी मूल या ह्रस्व को उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है वो दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे ये आ है ना, आ कैसे बना है? ये अ और ये आ मिलने के बाद कौन सा स्वर बना है? ये दीर्घ स्वर बना है। ऐसे ही होता है दीर्घ स्वर। ऐसे ही ई उ ए ओ होता है। इसके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर भी इसको बोलते हैं। अगला है प्लुत। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं और इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। इसके लिए 3 का अंक लगाया जाता है, जैसे ओम। हिंदी में साधारणतः जो है प्लुत का प्रयोग नहीं होता है। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है और इसे त्रिमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं। आगे बात करते हैं अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग के बारे में। वैसे अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन होते हैं जो स्वर के बाद स्वर से स्वतंत्र आते हैं। आइए बात करते हैं अनुनासिक के बारे में। तो जो अनुनासिक होता है इसकी परिभाषा है ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गांव, दांत, आंगन और सांचा। और अनुस्वार जो होता है इसका बिंदी एक होती है, यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। जैसे स्वर होता है इसके बाद ये आता है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकड़, और जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, अंगूर, अंगद, कंकड़, उच्चारण करके देख लीजिएगा। अगला है निरनुनासिक। जैसे केवल मुंह से बोले जाने वाला सस्वर वर्णों को निरनुनासिक कहते हैं, जैसे इधर उधर, आप, अपना, घर इत्यादि। आगे बात करते हैं विसर्ग के बारे में। तो जो विसर्ग होता है उसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। अनुस्वार जैसे होता है वैसे विसर्ग भी स्वर के बाद होता है, जैसे मनः कामना, पयः पान, अतः, स्वतः, दुख इत्यादि। ये वह व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। ह की तरह इसका उच्चारण होता है। संस्कृत में इसका काफी व्यवहार होता है, हिंदी में अब इसका अभाव होता जा रहा है, किंतु सब जो तत्सम शब्द होते हैं उनके प्रयोग में इसका उपयोग आज भी होता है। मनः कामना, पयः पान इत्यादि, स्वतः, दुख। तो और आगे एक इम्पॉर्टेंट बात, अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं ना तो स्वर होते हैं, अनुस्वार और जो विसर्ग है ये ना तो स्वर होते हैं और ना तो व्यंजन होते हैं, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका उपयोग होता है। अंगद, रंग, ये जो है। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।